हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो AIB 21 के लिए आज हम बात करेंगे कि हार्ड क्वेश्चंस, कंडीशन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है मैम उसे कैसे खोजें हम। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड है वो तो हमें मिल जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, कंडीशंस वाले वो सब नहीं मिलता, उसमें दिक्कत होती है। तो प्लीज आप उसका एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दो। तो आज का वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे खोजते हैं ये सब हार्ड क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गोवित लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। और एक बात आपको बता दूं, मैंने पीडीएफ भी प्रिपेयर कर रखा है, 280 का पीडीएफ है। प्राइस मैंने ज्यादा नहीं रखा है और क्लासेस भी मैंने स्टार्ट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ क्लासेस। उसमें मैं हार्ड क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाती हूँ और फुल गाइडेंस में देती हूँ AIB के लिए। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। और पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए 280 वाला पीडीएफ, उसमें लीगल मैगजीन, लैंडमार्क जजमेंट, केस लॉज, फिर हार्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी मैं पीडीएफ अलग से भी बना रही हूँ। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सेट की पीडीएफ है, CPC, फैमिली लॉ, ये सारा कुछ पीडीएफ आपको मिलेगा। टिप्स एंड स्ट्रेटेजी, कैसे AIB पास करना है, क्या क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है, OMR शीट प्लस प्रैक्टिस। क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो ये सारा कुछ अवेलेबल है 280 का। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना। कई मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कई तो नहीं, मतलब एक दो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। वो लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप फ्री में करा दो, इतना ही है तो फ्री में करा दो, फ्री में नोट्स दे दो, फ्री में क्लासेस करवा दो। भाई मैं तो फ्री में नहीं करवा सकती। अगर मुझे इतना ही पैसा का लालच होता तो मैं आपसे एक एक पीडीएफ का, मैं आपको 280 में 21-22 पीडीएफ नहीं देती, है ना। मैं आपसे 500-1000 रुपए चार्ज करती इतना पीडीएफ का। लेकिन मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है, छोटा सा नॉमिनल अमाउंट मैंने रखा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप मेरे से लो, आप मेरे से क्लासेस लो, पीडीएफ लो। अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन करे तो लो, वरना आप मत लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस आप करके देखो, मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ कि आप पास हो जाओगे। और मैं चार्ज इसलिए करती हूँ कि मैं मेहनत से पढ़ाती हूँ। मैं जैसे पढ़ाऊंगी आपको उतना आपको उस तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं। आपको विश्वास नहीं है तो एक क्लास आप लेके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे कुछ भी डिटेल्स आपको जानना हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप करना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और वीडियो को एंड तक देखना प्लीज, वीडियो को स्किप करके मत जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। पहला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको दिख रहा होगा, मिस्टर पटेल बीइंग ए पुलिस ऑफिसर रिसीव्स ए कंप्लेंट and information that Raju was involved in a robbery of bank and has also helped to hide the valuable properties in his farm as stated by two villagers. With this regard, consider the following. तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है। मिस्टर पटेल एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक कंप्लेंट रिसीव करते हैं, उन्हें कोई इन्फॉर्म करता है कि जो राजू है वो एक रॉबरी केस में इन्वॉल्व है, मतलब बैंक का जो रॉबरी केस है उसमें एक इन्वॉल्व है और उसने वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज भी अपने फार्म में छुपा कर रखा हुआ है। तो टू विलेजर्स ऐसा गारंटी के साथ बोलते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो राजू को क्या अरेस्ट कर पाएंगे विदाउट वारंट। तो कौन सी सिचुएशन में राजू अरेस्ट होगा, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही कमिट्स अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है पुलिस विदाउट वारंट तभी अरेस्ट करती है जब जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल होता है तब। तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है आपका, सिंस द रीजनेबल कंप्लेंट अगेंस्ट राजू हैज बीन रिसीव्ड एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन एग्जिस्ट ड्यू टू द टेस्टिमनी ऑफ विलेजर्स, ही कैन बी इमीडिएटली अरेस्टेड। तो हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, क्योंकि देखिए डायरेक्टली उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रीजनेबल कंप्लेंट उनको मिला है कि जो राजू है उसने बहुत सारा मतलब वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज छुपा के रखा हुआ है फार्म में, और तो वो इमिडिएटली अरेस्ट हो सकता है। ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 देखिए, राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली व्हेन ही ट्राइज टू एस्केप और रन अवे, ये तो होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन 4, राजू कैन बी अरेस्टेड सो एज टू प्रिवेंट हिम फॉर मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। आपको पता होगा कि पुलिस तभी अरेस्ट करती है जब ऑफेंस कॉग्निजिबल हो। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तो आप इसी तरीके से समझ के करना, ठीक है ना। उसको डायरेक्टली, पुलिस वाले को डायरेक्टली मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था कि राजू ही है जिसने प्रॉपर्टीज में
प्रॉपर्टीज को छुपा के रखा हुआ है फार्म में और उसी ने बैंक में रॉबरी करा है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कितने घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं ये लोग। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन आर्बिट्रेशन वेयर किरण वॉज अवॉर्डेड ₹10 लाख एज कंपनसेशन. Mira refuses to pay the amount, arguing that the award was not enforceable because of certain procedural irregularities in the arbitration process. Kiran decides to approach the court to enforce the arbitral award. Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 governs the enforcement of an arbitral award? तो इसमें देखिए किरण एंड मीरा है, बोथ मतलब दोनों ही इन्वॉल्व है आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में, जहां पे किरण को 10 लाख रुपया अवॉर्ड किया जाएगा एज ए कंपनसेशन. मीरा रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट. मीरा बोलती है कि मुझे नहीं देना है पैसा तुम्हें. ये वो बहस में लग जाती है कि पैसा नहीं देना है क्योंकि जो अवार्ड है वो मतलब एनफोर्सेबल नहीं है, कुछ दिक्कत आ गई है जिस वजह से प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज हो गई है आर्बिट्रेशन प्रोसेस में. ये प्रोसेस पे उसको विश्वास नहीं है बिल्कुल भी. तो किरण डिसाइड्स टू अप्रोच द कोर्ट. तो किरण अपने कंपनसेशन का जो पैसा है 10 लाख रुपीज वो लेने के लिए वो कोर्ट पहुंचती है. तो इसमें देखिए Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 governs the enforcement of an arbitral award? तो कौन से सेक्शन में, कौन से प्रोविजन में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 का एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स के लिए मतलब डिस्कस करता है, कौन से सेक्शन में? तो ये देखिए क्वेश्चन को आप समझो अच्छे से. ये सिर्फ अगर यही दे देते ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 गवर्न्स द एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, बस इतना ही देने से आप आराम से खोज पाते थे आंसर, है ना. लेकिन इन्होंने देखिए क्वेश्चंस को कितना बड़ा कर दिया है. ये किरण एंड मीरा यहां से लेके लास्ट ये एनफोर्स द आर्बिट्रल अवार्ड, इतना लंबा चौड़ा मतलब एग्जाम्पल यूं ही इन्होंने दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो अभी आप डायरेक्ट उठाइए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन का, आप डायरेक्ट उठाओगे. तो डायरेक्ट उठाने के बाद आप सेक्शन 11 खोजोगे. सेक्शन 11 में है, नहीं है, फिर आप ऑप्शन बी देखोगे, फिर सी देखोगे, फिर डी देखोगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 36. सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट अलाउज फॉर द ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 36. तो इस तरीके से आपको बैरेट में खोजना है और सॉल्व करना है. ये भी देखिए आंसर तो इसका बैरेट में ही था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें इसको पहले से ही लंबा चौड़ा कर दिया है. तो स्टार्टिंग से देखिए जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस देखते हो ना तो आप नर्वस हो जाते हो. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है बीसीआई वालों ने. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको भी. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अब देखिए आईपीसी का क्वेश्चन है, क्रिमिनल ऑफेंस का. Rajesh, in a heated argument with Sunil, strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. नोट कर रहे हो ना आप लोग, प्लीज नोट डाउन करते रहना साथ साथ. Which of the following offenses has Rajesh committed? अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस राजेश ने कमिट किया है? क्वेश्चन को समझो पहले. ये देखिए ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राजेश ने हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील. राजेश और सुनील का बहुत ही गर्मा गर्मी हो गया, आपस में बहस हो गया, जिसकी वजह से राजेश ने हैवी आयरन रॉड से सुनील पर वार किया, जिसके चलते सुनील का जो आर्म था वो फ्रैक्चर हो गया और वो कई हफ्तों तक उसको यूज नहीं कर पाया. उसका जो ब्लो था वो फ्रैक्चर हो गया, सुनील का आर्म. ठीक है. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. तो आपको पता होगा कि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस अगर कोई भी कमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की जुबान काट के रख देना, किसी का एक हाथ काट के बिठा देना, किसी को अपाहिज करके बिठा देना, इस तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है तो हम उसे ग्रीवियस हर्ट ही कहते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. तो देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं था, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था. तो इसमें देखिए क्वेश्चन ने हमें खुद पे एक हिंट दे दिया है. क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस हैज राजेश कमिटेड. तो राजेश ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा. द मेडिकल रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट द फ्रैक्चर अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट. मेडिकल रिपोर्ट ने कन्फर्म किया है कि जो फ्रैक्चर है वो ग्रीवियस हर्ट को मतलब दर्शाता है.
तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर आपको मिलेगा, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। एआईबी पास करने के लिए देखिए सब क्वेश्चन का ही खेल है, क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करो। कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स का ये क्वेश्चन है। एडवोकेट मिस्टर एक्स वॉज रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट मिस्टर वाई इन ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, एडवोकेट मिस्टर एक्स accepted a bribe from the opposing party to delay the case, causing significant harm to Mr. Y's interest. Moreover, Mr. X failed to inform his client about critical hearing dates, leading to adverse judgment. अब इसका देखिए डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा बेयरेक्ट में, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मिस्टर एक्स एक एडवोकेट है, वो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स के बीच में क्या होता है, जो मिस्टर एक्स एडवोकेट है वो घूस लेते हैं अपोजिंग पार्टी से ताकि केस को डिले करवा सके, कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू वाइज इंटरेस्ट। तो वाइज का भरोसे के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। मोरोवर मिस्टर एक्स फेल्ड, जो एडवोकेट है मिस्टर एक्स, वो घूस तो लेते ही हैं अपोजिट पार्टी से केस डिले करने के लिए, साथ ही साथ वो अपने क्लाइंट को हियरिंग्स के डेट वगैरह भी, जो भी एडवर्स जजमेंट है वो सब के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते जो एडवोकेट है। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको पूरा स्टोरी को पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। पहला, इट अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। क्या ये होगा इसका आंसर? ना, नहीं होगा। दूसरा, इट इज अ वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। तीसरा है, इट इज ओनली एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भारतीय न्याय संहिता वाला ऑप्शन। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बात कर रहा है, जो कि इसमें है ही नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट इज अ वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि डील करता है फुल्ली एडवोकेट्स के ऊपर कि कैसे एडवोकेट को बिहेव करना चाहिए कोर्ट के साथ, मतलब कोर्ट के बिहाफ में उनका कोर्ट के लिए क्या क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, क्लाइंट के लिए क्या उनका रूल्स एंड ड्यूटीज वगैरह होना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये कह रहा है कि वायलेशन है रूल्स का, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने रूल्स बनाया है प्रोफेशनल एथिक्स में, उसका वायलेशन है ये। तो इस तरीके से आपको पढ़ के समझ के सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेवल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन में क्या दिया हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस। रीजन में क्या है, पीआईएल अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैनॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। तो असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, और रीजन डील करता है उस चीज से कि मान लीजिए जो असर्शन आपको दिया है, जो भी स्टेटमेंट मतलब दिया हुआ है, क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन या नहीं है, या है, और अगर नहीं है तो क्या रीजन है, और अगर सही है तो क्या रीजन है। तो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हम इसी को ही कहते हैं। तो असर्शन में अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे स्टेटमेंट, तो वो ये है, द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस, ठीक है। और रीजन में देखो, पीआईएल अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए is false and R is true. Option B, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option C, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option D, A is true but R is false. तो क्या लगता है आपको, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? पहले आइए assertion को समझते हैं। The concept of locus standi is relaxed in PIL cases. हाँ, ये बिल्कुल सच है। PIL के केसेस में अगर आप देखोगे कि जो लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट है वो रिलैक्स्ड रहता है। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है,
मान लीजिए कोई आदमी के साथ गलत हुआ है, कोई भी नागरिक के साथ गलत हुआ है, तो उनके बिहाफ में कोई भी केस फाइल कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। जरूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिनके साथ गलत हुआ है, वही कोर्ट जाएंगे, केसेस फाइल करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे। रीजन क्या है? PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves। हाँ, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब जो ये रीजन है वो बिल्कुल असर्शन का एकदम सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड इन PIL केसेस, इसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रीजन में। यही कि एग्रीव्ड पार्टी के जगह कोई भी पार्टी, मतलब मान लीजिए जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहा है कोर्ट में, उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन जाके वहां पे केस फाइल कर सकता है। तो रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, तो आप प्लीज समझ के सॉल्व करना है इसको। मैं क्लासेस के टाइम भी आपको ये समझाऊंगी अगर आप मेरे से क्लास लेंगे तो देखिए इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, स्टेटमेंट 1 यहाँ में दिया है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना। फुल कंसेप्ट, फुल PYQs मैंने डिस्कस कर रखा है। इन PIL cases, the court plays a passive role similar to traditional cases. Statement 2, PIL is primarily focused on individual dispute. तो आपको क्या लगता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, both statements are false. ऑप्शन बी, both statements are true. ऑप्शन सी, only statement 1 is true. ऑप्शन डी, only statement 2 is true. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, हाँ ये तो डायरेक्ट में मिलेगा नहीं, तो मैम इसे कैसे सॉल्व करें? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि PIL का मतलब क्या होता है, PIL किस चीज से डील करता है, PIL किस चीज से डील नहीं करता है। तो इसमें देखिए PIL केसेस द कोर्ट प्लेज ए पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशनल केसेस। नहीं, PIL जो है एक्टिव रोल प्ले करता है, याद रखना। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो सोसाइटी इन लार्ज को देखता है एक साथ में, वो कभी भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को नहीं देखता, इंडिविजुअल मैटर में, प्राइवेट मैटर में कभी भी वो नहीं पढ़ता, वो पब्लिक मैटर में पढ़ता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पूरा पब्लिक के, जनता का जो हित है, उनके सेफ्टी के लिए, उनका वेलफेयर के लिए काम करता है, सोसाइटी एंड लार्ज के लिए काम करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि आपको पता चल ही गया, इसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 में कि कोर्ट प्लेज ए पैसिव रोल। पैसिव रोल कैसे भाई? PIL तो एक्टिव रोल प्ले करता है ना, तो गलत है। स्टेटमेंट 2 देखो, PIL क्या प्राइमरीली फोकस करता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट पे, ये भी गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट को डील नहीं करता, वो सोसाइटी इन लार्ज को देखता है, एक साथ में कई लोगों के बारे में वो देखता है, सोचता है उनके बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको PDF चाहिए या IB 21 की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगी। और चार्जेस एकदम नॉमिनल है, आप लोग दे पाओगे, बहुत ज्यादा मैं चार्जेस नहीं ले रही, जो रिजनेबल है वही मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस हम लेकर आएंगे AIB 21 के लिए, बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, ये भी कई लोग पूछ रहे हैं, तो इसका वीडियोस भी मैं डालूंगी। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।